नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी समाज और किसी भी देश के इतिहास को जानने के लिए कुछ स्रोत होती है। तो भारतीय समाज को जानने के लिए सबसे पुरानी और सबसे ऑथेंटिक कोई स्रोत है तो मैगेनेस्थनीज की इंडिका के रूप में जाना जाता है। इंडिका में भी मैगेनेस्थनीज ने भारतीय समाज कभी जाति का जिक्र नहीं किया। उन्होंने बताया कि भारतीय समाज 7 भागों में बटा हुआ था। जैसे कि अरस्तु भी कहते हैं कि योग्यता और योगदान के आधार पे समाज में भिन्नता और पदानुक्रम बना ही रहता है। सोसाइटी कैन नेवर बी यूनिफाइड, देयर विल बी ऑलवेज बी सम डिवीजन। और इसी डिवीजन के आधार पे इंडिका में मैगनेस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा हुआ पाया। जो पार्ट वो 7 भाग थे उसमें फिलोसफर, फार्मर्स, आर्टिसियंस, फाइटरमैन, ओवरसीज एंड काउंसलर थे। अब बात आती है एक इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में स्थित में एक लेख के बारे में जिक्र होता है, जिसमें मैकाले ने अपने पिताजी को उस लेख के बारे में बताया है कि भारतीय समाज को बर्बाद करना है, भारतीय समाज पे अगर राज करना है तो सबसे पहले यहाँ की शिक्षा पद्धति को समाप्त करनी होगी, क्योंकि यह शिक्षा पद्धति विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे उच्च स्तरीय थी, सबसे विकसित शिक्षा पद्धति थी। फिर आप इसका देखते हैं कि 1810 के एक मद्रास प्रेसिडेंसी रिपोर्ट में आप वहाँ पाते हैं कि लगभग 79% इनरोलमेंट शूद्रों और अन्य वर्ग बच्चों का था। आप 1820 में मुनरो की रिपोर्ट देखते हैं तो उन्होंने बताया कि हर गांव में एक स्कूल हुआ करता था, जिसे प्याल स्कूल के नाम से जाना जाता था। और इस स्कूल में हर जातियों के लिए सुलभ थी, हर जाति के शिक्षक भी पाए जाते थे और हर जाति के बच्चे भी पाए जाते थे। इन्होंने ये भी बताया कि इसमें से अगर देखा जाए तो 50% से 75% जो स्टूडेंट हुआ करते थे वो हमेशा अदर कास्ट के हुआ करते थे, हमेशा शेड्यूल कास्ट के हुआ करते थे। ये सभी रिपोर्ट के आधार पर ये भी पता चलता है कि लगभग भारतीय समाज में 29,000 गुरुकुल हुआ करती थी। और इन्हीं गुरुकुलों के कारण, इन्हीं हर गांव में एक स्कूल के कारण ये सारी रिपोर्ट बताती हैं कि लगभग भारतीय समाज की साक्षरता लगभग 97% थी। और इसी साक्षरता के दर के कारण जब आप वर्ल्ड इकोनॉमी मिलेनियम के राइटर अंगस मैडिसन की बुक देखते हैं, जिनमें उन्होंने शताब्दियों का पूरा अध्ययन करके बताया है कि कौन सा देश, कौन सी कंटिनेंट वर्ल्ड इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता था, तो उन्होंने बताया है कि लगभग विश्व में 25% कंट्रीब्यूशन 17वीं शताब्दी तक, विश्व में 25% कंट्रीब्यूशन जीडीपी में, वर्ल्ड जीडीपी का 17वीं शताब्दी तक इंडिया करता था। क्योंकि उस समय इंडिया वाज ए ट्रेडिंग एंड manufacturing powerhouse of the world until the 17th century. He writes that India's economic share of world GDP was over a quarter in 1000 AD and remaining high until the 17th century. रामचंद्रन भी इसी कारण से कहते हैं कि cities grew in number and size during Mauryan and post-Mauryan period. During the period from 800 AD to 1200 AD, urbanization had its pace on the top in southern India. और इसी कारण रामचंद्रन ने आगे अपनी बुक 1991 में बोलते हैं कि ब्रिटिश केम टू इंडिया, व्हेन ब्रिटिश केम टू इंडिया एट दैट टाइम इंडिया वाज द मोस्ट अर्बनाइज्ड नेशन इन द वर्ल्ड। Ramchandran talk about prehistoric period and analyzed world nations on the basis of civilization and found that Indian civilization was the most flourishing and survival as well as the best civilization of the world. खैर, मैं विषय से विषांतर हो रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर विषयों को, अगर तथ्यों से सारी अपनी समाज के, अपने इतिहास के बारे में जाना जाए तो ज़्यादातर सही रहता है उसमें। और ये हम लोग पाते हैं कि तथ्यों के अनुसार कि भारतीय समाज हमेशा सशक्त रहा है, शिक्षित रहा है, एक रहा है, समृद्ध रहा है और सबसे मजबूत और रहा है। सबसे ज़्यादा समानता, सबसे ज़्यादा एक दूसरे से भाईचारा यहाँ रही हुई है। लेकिन कालांतर में कई राजनीतिक द्वेष के कारण हमेशा समाज को बांटने के लिए, तोड़ने के लिए जाति वैमनस्य जैसी चीज़ों को लाई गई और उस बेसिस पे हर रूलर ने राज किया डिवाइड करके, क्योंकि ऐसे राज करने का कोई उपाय नहीं था। आज भी फैक्ट को इधर उधर फिर बदल कर और सारी चीज़ें की जा रही है। उसी में से एक सबसे बड़ा नीति जो आज लाई गई है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026, बिल्कुल पूरी तरह से समाज तोड़ने के लिए है और वोट मोबिलाइजेशन के लिए है, न कि इक्विटी के लिए है।
अगर बात की जाए, इसका रीज़न ये मैं बताना चाहूँगा कि ये पूरी तरह से गुमराह करने वाली, समाज तोड़ने वाली है, इसका मकसद है। क्योंकि अगर ऐसा इन्होंने इक्विटी की बात करती तो ये ऐसा रहता कि ये जनरल कास्ट के भी बच्चों के ध्यान में रखते, ये जनरल कास्ट के प्रोफेसर को भी ध्यान में रखते, और क्योंकि उनके साथ भी उनके चंदन लगाने पे, उनके कलावा पहनने पे, या फिर उनके नाम के, उनके टाइटल के आधार पर उनके नंबर काटी जाती है, उनसे भी भेदभाव की जाती है, तो उन पे क्यों नहीं ये ध्यान रखिए। तो ये उस पे नहीं ध्यान रखने का रीज़न है कि कुछ वर्गों पे इनका फोकस है वोट मोबिलाइजेशन का, क्योंकि इनके मन में चीज़ें है कि समाज तोड़ के ही कुछ किया जा सकता है, वोट बैंक के कारण सारे पॉलिटिकल पार्टी करती आ रही है, तो इन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया। और इस कानून का ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में हमेशा दुरुपयोग करके किसी भी निर्दोष को भी फंसाया जा सकता है, किसी भी आधार पर। किसी भी प्रोफेसर, जनरल कास्ट के प्रोफेसर को, बच्चों को अगर थोड़ी भी आपसे कोई रंजिश इस बेसिस पे, इस आधार पे फंसाकर उन्हें परेशान किया जा सकता है। और इससे क्या होगा कि जातिगत चीज़ें बढ़ाने के कारण हर कैंपस में जातिगत वैमनस्य इतना बढ़ेगा कि आप सोच नहीं सकते हैं, जिसका प्रभाव डायरेक्ट समाज पे पड़ेगा और डायरेक्ट देश पे पड़ेगा। तो ये पूरी तरह से निरर्थक और एक नंबर की, मतलब घटिया और सोच वाली समझ के साथ ये लाया गया है, ताकि समाज को तोड़ा जा सके, अपनी राजनीति चमकाई जा सके। समाधान के तौर पे ये हो सकता है कि अगर आपको समानता ही लानी है, तो आप एक जेंडर सेल, रैगिंग सेल जैसे यूनिवर्सिटी में काम करती है, वैसे आपने इक्विटी सेल बनाते। इक्विटी सेल में ये रहता है कि किसी भी जातिगत चीज़ें अगर कहीं हो रही है तो उसका ध्यान रखा जाता है, उसमें कंप्लेन की जाती, फिर उस पर जाँच की जाती, जाँच के आधार पे उस पर दोषी और निर्दोषी बनाया जाता। अगर कंप्लेन करने वाला अगर गलत साबित होता है तो उससे भी दोषी, उसको दंड की कुछ प्रभाव होती। इसमें क्या होता है कि सारी जातियों पे आप ध्यान देते, लेकिन आप पहले ही मान रहे हैं कि हाँ, जब भी जातिगत चीज़ें होगी तो जनरल कास्ट वाले ही करेंगे। ये पूरी तरह से एक समाज को टारगेट करके, एक समाज को मोबिलाइज करने के लिए हो रहा है, जो कि पूरी तरह से सोसाइटी को गड्ढे में ढाया जा रहा है, गड्ढे में गिराया जा रहा है, और पूरी तरह से जातिगत भेदभाव को बढ़ाने के लिए है, न कि समाज जोड़ने के लिए है। आपने आज स्क्वाड, इक्विटी स्क्वाड बनाने के लिए बहुत चिंतित है, बहुत समय है, लेकिन सारी यूनिवर्सिटी में आज मैक्सिमम सीटें खाली पड़ी हैं, बहाली नहीं हो पा रही है, लैब की कमी है, इंस्ट्रूमेंट की कमी है, सॉफ्टवेयर की एक्सेस नहीं हो रही है। आप लगभग हर यूनिवर्सिटी के ओल्ड फैशन में आज भी लाइब्रेरी चल रही है, उस पर ध्यान नहीं है। विश्वविद्यालय में रिसर्च के नाम पर बस कॉपी पेस्ट हो रहा है, उस पर ध्यान नहीं है। इसलिए कॉपी पेस्ट हो रहा है क्योंकि आप साधन नहीं पहुंचा पा रहे हैं, आप साधन नहीं दे रहे हैं शोधार्थियों की वो शोध करके आपकी सही समाज को लेकर, पॉलिसी को लेकर और मटेरियल साइंस को लेकर आगे बढ़ा सके, क्योंकि उनके पास साधन नहीं है, उस पर आपका ध्यान नहीं है। आप हर जाति, हर समाज के लोग आज शिक्षित हैं, बट उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, वो रोजगार के लिए तड़प रहे हैं, बट उस पर ध्यान नहीं है, उस पर समय आपके पास नहीं है, पैसा नहीं है। लेकिन इक्विटी स्क्वाड बनाकर आप समाज को तोड़ने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए आप चिंतित है, और समय है और आपके पास पैसे हैं। ये पूरी तरह से आप विश्वविद्यालय को एक जातिगत अखाड़ा बनाते जा रहे हैं, जो विश्वविद्यालय जो सामाजिक सद्भाव सिखाती थी, जो विश्वविद्यालय जो सामाजिक एकता की बात करती थी, जो विश्वविद्यालय अब समाज में सब एक साथ रहे, एक साथ आगे बढ़े, एक साथ पढ़े, उस थीम को लेकर आगे बढ़ती थी, वहाँ आपने चोट करके उसे पूरी तरह से जातिगत आंकड़ा बनाते जा रहे हैं, जिसके कारण आपकी राजनीति चमकेगी, लेकिन पूरी तरह से समाज गर्त में गिरते चला जाएगा। आप देखिए ST/SC एक्ट आपने जो लाया, उसमें जितने भी रजिस्टर्ड केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कई जजें ने टिप्पणी कर चुकी है कि उसका सक्सेस रेट 40% है, और मोस्टली केसों में केवल निर्दोष को फंसाया जा रहा है। लेकिन आप उस पर विचार ना करके, उस पर चिंता ना करके, आप उसी चीज़ को कॉलेज कैंपस में करके, और कॉलेज कैंपस को भी आज एक अखाड़ा के रूप में आप एक, जो जहाँ पॉजिटिव चीज़ें हो सकती थी, सकारात्मक चीज़ें हो सकती थी, जो देश को, समाज को दिशा निर्देश करने वाला विश्वविद्यालय से बच्चे निकलते थे, वो आज एक जातिगत चीज़ें लेकर निकलेंगे, और समाज में वो भी जातिगत चीज़ों को बढ़ावा देंगे कि हम मोबिलाइज करेंगे कि ये जाति के लोग ऐसे रहेंगे, इस जाति के लोग ऐसे रहेंगे। हर एक दूसरे जाति के चीज़ मंदर एक दूसरे पर हमेशा वैमनस्य की भावना बढ़ती चली जाएगी। आप समाज को किधर ले जा रहे हैं, ये सोचने की ज़रूरत है। आप देखेंगे कि बहुत ऐसे नेताजी हैं जो चंदन लगाए, कलावा पहने, हिंदू सम्राट बने,
मिल जाएंगे। हिंदू एकता की बात कर रहे हैं संसद से लेकर, सड़क से लेकर संसद तक, लेकिन आज शायद वो अपनी शर्म बेच चुके हैं। उनकी शर्म बेचकर ही शायद वो वोट लिए। उनको इस बात की ध्यान नहीं है कि जाति के नाम पे आपके समाज को तोड़ा जा रहा है और आप चुप है। सामान्य वर्ग के ऐसे बहुत सारे नेता, राजनीतिक पार्टी के सदस्य, सेक्रेटरी, मुझे लगता है सभी के मुंह में शायद कोई अवसाद हो गया है, और अवसाद इतना गंभीर है कि शायद आवाज़ भी निकलना मुश्किल हो गया है। तो सभी जाति के लोगों से आग्रह है कि किसी के हित में यह कानून नहीं है, बल्कि समाज तोड़ने के लिए है, समाज में जातिगत वैमनस्य बढ़ाने के लिए है, समाज में नफरत फैलाने के लिए है। तो आपको अपने सरनेम से ऊपर उठकर इस पे सोचना होगा कि ये आज किसी और समाज के लिए, कल किसी और समाज के लिए भी ऐसे कानून आ सकते हैं। तो ऐसा कानून नहीं है, बल्कि इंक्लूसिव की बात हो, सबकी बात हो, सामाजिक सद्भावना की बात हो, समरसता की बात हो, न कि ऐसे नफरत की बात हो, वैमनस्य की बात हो, समाज तोड़ने की बात हो। तो इस पे ध्यान रखें सभी, इस पे और मिलजुल कर इस ऐसे गलत कानून को, काले कानून को समाज से हटाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आप सभी से निवेदन है कि आप मेल कीजिए पीएमओ को, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, सीजीआई को, अपने अपने हाई कोर्ट के जज को, अपने सीएम को, अपने गवर्नर को, सबको टैग कीजिए, प्रेसिडेंट को, कि ये कानून पूरी तरह से निरर्थक है, पूरी तरह से समाज को बेकार करने वाली है, समाज में और नफरत फैलाने वाली है। तो इसे वापस लिया जाए। और इक्विटी की बात कर रही है, इंक्लूसिव की बात करनी है, तो इक्विटी सेल बनाया जाए, इंक्लूसिव सेल बनाया जाए, जिसमें सारी जातियों का ध्यान रखा जाए। अगर जातिगत चीज़ें हो रही है तो उसमें कंप्लेन हो और उस पर विचार हो, न कि किसी खास वर्ग को मानकर किसी मोबिलाइज करने के लिए, अपने राजनीति चमकाने के लिए करके और समाज को तोड़ने के काम किया जाए। तो सभी से निवेदन है कि इस पर आप अपने अपने मेल लिखिए, खत लिखिए और पत्र लिखकर पीएमओ को और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, सबको आगाज़ कीजिए कि ये पूरी तरह से निरर्थक है, पूरी तरह से खराब कानून है और ये समाज के लिए कभी भी ना अभी सही है ना आने वाले समय में। अगर इसको नहीं वापस लिया जा रहा है तो श्योर एंड सर्टेन है कि आने वाले समय में पूरी तरह से जाति वैमनस्य की पराकाष्ठा देखने को मिलेगी, समाज से में लेकर, कैंपस में लेकर और पूरी तरह देश में लेकर। तो सभी से इस पे निवेदन है कि इस पे सोच समझकर अपने सरनेम से ऊपर उठकर सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। देश हित में, समाज हित में कानून ये नहीं है, इसको पूरी तरह से स्वीकार नहीं करना है, इसको पूरी तरह से एकदम असफल कराना है, इसे रिजेक्ट करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।